वैसा ही हुजूम सामने आता हुआ दिख रहा था जैसा उस दिन जब वामाक्षी गायब हुई थी। ये दृश्य नव्या को डराए जा रहा था। सामने से आते दो वैसे ही लोग और वैसे ही मेले जैसा माहौल। नव्या ने वामाक्षी को देखकर कहा, दीदी बाहर भीड़ बहुत हो गई है, तो हम यहीं बैठते हैं ना। वामाक्षी जानती थी कि नव्या बस अंदर ही बैठना चाहती थी, जिससे कि उसका सच किसी के भी सामने बाहर ना आए। इसलिए वामाक्षी मुस्कुराकर बोली, अरे मुझे तो लग रहा है कि हमें बाहर चलना चाहिए। देखो बाहर कितनी ज्यादा चहल पहल है। वामाक्षी नव्या को बिल्कुल भी आराम नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए उसने नव्या से ये बात कही। वामाक्षी नव्या की बाहें पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। नव्या अपने सामने आती हुई भीड़ को देखकर बहुत घबरा रही थी। ठीक ऐसा ही उस दिन भी हुआ था, जब वामाक्षी बाहर नहीं जाना चाहती थी और नव्या उसे जबरदस्ती बाहर की ओर घसीटते हुए ले जा रही थी। वामाक्षी बार बार कह रही थी कि उसे कोई भी मेला और तमाशा देखने नहीं जाना है, फिर भी नव्या उसे लिए जा रही थी। उसी तरह आज वामाक्षी भी नव्या की कलाई पकड़े उसे आगे की ओर लिए जा रही थी। नव्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश लगातार किए जा रही थी और ना जाने की बात कह रही थी, पर वामाक्षी ने सुना ही नहीं। एकदम से नव्या ने पूरी ताकत के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। नव्या पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ा चुकी थी और जमीन पर थक कर बैठ गई थी और वामाक्षी उसे देखते हुए खड़ी थी। सारी सेविकाएं और नौकरानियां आपस की ही दुकानों में सामान लेने में व्यस्त थी और किसी का भी ध्यान नव्या या फिर वामाक्षी पर नहीं था। वामाक्षी बस आज के दिन नव्या को यह एहसास कराना चाहती थी कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ नव्या की वजह से ही उसके साथ वो सारी घटनाएं घटी, जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रही है। वामाक्षी नीचे हाथ छुड़ाकर बैठी हुई नव्या को देख रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। नव्या के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आसानी से देखे जा सकते थे। नव्या के चेहरे को देखकर वामाक्षी समझ चुकी थी कि नव्या ही थी जिसने उस दिन उसे मौत के कुएं में धकेला था। अब वामाक्षी सारा सच जान चुकी थी, इसलिए अब उसे आगे नव्या के साथ कुछ भी कहने और ना ही कुछ करने की इच्छा हुई। वामाक्षी जान चुकी थी कि दोनों घरों के बीच के लोगों में नव्या सिर्फ एक छोटा सा मोहरा बस्ती। उसे तो शायद पूरी बात पता भी नहीं रही होगी, पर क्योंकि वो ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उस पर बहुत ही आसानी से शक हो जाता है। हालांकि वामाक्षी ये भी समझ चुकी थी कि इस बारे में किसी और से बात करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी और इससे उसके अपने ही परिवार की बदनामी होगी, पर फिर भी वामाक्षी नव्या से सच तो जानना ही चाहती थी। इसलिए उसने नव्या के पास आकर बिना किसी हाव भाव के कहा, क्यों किया तुमने ऐसा नव्या? नव्या के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दुख, पछतावे और शर्मिंदगी की रेखाएं थी। इस तरह इतने सारे लोगों के सामने नीचे गिरी हुई नव्या का चेहरा लटक सा गया था। किसी तरह हिम्मत करके उसने अपने आप को वापस उठाया और वामाक्षी को साथ लेकर वापस महल आ गई। उनके वापस आते ही दोपहर आधी हो गई थी और उन दोनों को वापस घर भी जल्दी जाना था। जैसे ही नव्या और वामाक्षी वापस लौट कर आए तो वामाक्षी की माँ गायत्री देवी ने तुरंत ही घर जाने की बात कही और वामाक्षी को लेकर जाने लगी। सितारा देवी और नव्या उन दोनों माँ बेटी को बाहर रथ तक छोड़ने के लिए गए। एक दूसरे को अभिवादन करके वामाक्षी और उसकी माँ गायत्री देवी दोनों ही अपने महल की ओर चल पड़े। नव्या और उसकी माँ दोनों वापस महल के अंदर आ गए। सितारा देवी अपनी बेटी के गोल बाजार से लौटने के बाद लगातार उसे देखी जा रही थी। जैसे ही दोनों माँ बेटी अंदर आए तभी सितारा देवी ने पूछा, क्या किया तुम लोगों ने बाजार जाकर? सब अच्छा था ना? उसकी माँ का ये सवाल सुनकर नव्या के चेहरे पर वापस वही दुख की लकीरें छा गई, पर उसने उसे छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, सब कुछ अच्छा था। हमने आज पूरा गोल बाजार घुमा और वामाक्षी ने कुछ खरीदा भी। नव्या के दुख भरे स्वर को उसकी माँ ने अच्छे से पहचान लिया था। उसने बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, क्या तुम लोगों को सामान खरीदना पसंद नहीं है या फिर कुछ और बात है? तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि अपनी बहन के साथ हमेशा अच्छे से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। नव्या के दिमाग में ये बात चल रही थी कि वामाक्षी के पास न जाने कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे अच्छे कपड़े और न जाने कितने सुंदर गहने भी, पर फिर भी वामाक्षी अपने पास बहुत सारे सिक्के बचा कर रखती है जिससे वो और भी ज्यादा चीजें खरीद सके। और नव्या के पास तो बहुत ही गिने चुने हुए कपड़े थे। उसके लिए कोई नया कपड़ा खरीदना एक त्योहार की तरह होता था
और फिर इस परिवार को अपने बेटे अविनाश की पढ़ाई के लिए भी सिक्के रखने होते थे। अविनाश की पढ़ाई में ही लगभग सारे सिक्के खत्म हो जाते थे। तो फिर भला कैसे सितारा देवी अपनी बेटी के शौक को पूरा कर पाती? ऐसा नहीं था कि नव्या अपने घर के इन हालातों से वाकिफ नहीं थी, पर फिर भी कभी कभी ऐसे माहौल में और बाजार जाकर बहुत बुरा सा महसूस होता था। उसे इस वक्त अपने घर के ऐसे हालातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नव्या को लगने लगा था कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वामाक्षी की आज्ञा मानने वाली एक कठपुतली बनकर ही रह गई थी। अपनी बेटी के ऐसे ख्यालों को समझकर सितारा देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया और प्यार से उसकी पीठ सहलाई और फिर बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा धीरज रखो और प्रार्थना करो। जैसे ही अविनाश की पढ़ाई पूरी होगी वैसे ही इस घर के सारे हालात सुधर जाएंगे। सितारा देवी को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा यकीन था। उन्हें लगता था कि उसके बेटे की पढ़ाई पूरे होते ही पूरे महल की काया पलट हो जाएगी। हालांकि नव्या को अभी भी अपने दुख को कम करने के लिए कोई वजह नहीं मिली थी। उसने अपनी माँ से निराश भरे स्वर में कहा, मतलब हमें और इंतजार करना होगा, और हम में से कोई भी नहीं जानता कि इंतजार अभी और कितना लंबा होगा। और अब अविनाश पढ़ाई में। नव्या अपने भाई के बारे में सारा सच जानती थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका भाई पढ़ाई में बहुत होशियार या उम्दा नहीं था, पर अगर ये सब वो अपनी माँ के सामने कह देगी तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। इसलिए नव्या ने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा। अपने भाई और घर के हालातों के अलावा नव्या को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों उसकी माँ ने उसे वामाक्षी के साथ बाहर जाने को कहा था और क्यों सितारा देवी वामाक्षी को चोट पहुंचाना चाहती थी। नव्या ऐसे बहुत से सवाल अपनी माँ से पूछना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वामाक्षी का किसी भी तरह का नुकसान करके नव्या की माँ या फिर नव्या को क्या ही हासिल हो जाता। नव्या ये सब सोच ही रही थी कि उसकी माँ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है, इस बार जरूर वो आगे निकल जाएगा। सितारा देवी को अपने बेटे पर पूरी तरह से विश्वास था। उनकी पहली साजिश तो नाकामयाब हो गई थी। नव्या की माँ ने ही नव्या को उस दिन वामाक्षी को उस मेले में ले जाने को कहा था, पर सितारा देवी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वामाक्षी इस तरह वापस आ गई। हालांकि सितारा देवी को पूरा यकीन था कि कोई भी उन पर शक नहीं कर पाएगा। उन्होंने बस अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, तुम बस कभी भी किसी को ये मालूम मत होने देना कि तुम भी इस घटना में शामिल हो। किसी भी तरह हम किसी के शक के शिकार नहीं हो सकते, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हम पहले से जानते थे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर नव्या को अजीब लग रहा था। उसने दुखी भरे स्वर में कहा, पर मैं ये सब कुछ जानती हूँ माँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सितारा देवी ने धीरे से लंबी सांस ली और इधर उधर देखने लगी। नव्या अपना दुख और गुस्सा दोनों ही नहीं संभाल पा रही थी। नव्या ये भी नहीं जानती थी कि आखिर इस सबके पीछे उसकी माँ का मकसद क्या था। हालांकि नव्या का मकसद ना जानना सितारा देवी के लिए अच्छा ही था, क्योंकि इससे नव्या चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाती और ना ही किसी को बता पाती। पर अपनी बेटी का इस तरह किसी काम में इस्तेमाल करना उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था। नव्या अपनी सोच में खोई हुई थी और उसकी माँ अपनी ही सोच में। इधर वामाक्षी अपने महल में पहुंच चुकी थी। उसने कपड़े बदले और फिर कुछ देर आराम करने के बाद उसने पुष्पा को अपने कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया। वामाक्षी और मयंक ने जो कुछ भी सोचा था सब कुछ आज वैसा ही हुआ था। अपनी बहन नव्या का सच जानने के बाद वामाक्षी और मयंक दोनों ही आज महल के पास वाली एक छोटी सी दुकान पर मिलने वाले थे। वामाक्षी ने कुछ अजीब तरह के कपड़े पहन लिए जिससे उसका चेहरा किसी को भी समझ न आए, और तैयार होकर वो उस छोटी दुकान पर जाने लगी। वामाक्षी के महल के पास उस दुकान पर जाने के लिए एक तरफा रास्ता ही था। वामाक्षी वहां से अपना चेहरा छुपाते हुए जाने लगी। उसके महल से वो दुकान ज्यादा दूर नहीं थी। वामाक्षी एक खास जगह पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी। इससे पहले कि वो ठीक तरह से कुछ देख पाती, उसने देखा कि 2 मंजिल ऊपर से एक आदमी खिड़की के पास मुंह लटकाए उसे ही देख रहा था, और वामाक्षी को देखते ही बोला, ऊपर आ जाओ। वामाक्षी उस आदमी की बात सुनकर ऊपर चढ़ने लगी। उस आदमी ने उसे आगे जाने का रास्ता दिखाया। जब वामाक्षी ऊपर पहुंच गई तो एक लड़का एक कमरे के बाहर खड़ा कमरे की पहरेदारी कर रहा था। ये देखकर वामाक्षी को कुछ अजीब सा लगा।
पर वो अच्छे से जानती थी कि मयंक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी मोल नहीं ले सकता। जैसे ही वामाक्षी उस लड़के को देखा, उसने कहा, तुम तो राम बहादुर हो ना? वामाक्षी की बात सुनकर उन्होंने सर हिलाया और मुस्कुराया। वामाक्षी ने आगे कहा, मुझे आपके मयंक से मिलना है। राम बहादुर पहले ही जान चुके थे कि ये वही लड़की है जिससे मयंक को मिलना था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप अंदर आइए। जैसे ही वामाक्षी और राम बहादुर उस जगह पहुंचे, वामाक्षी ने देखा कि दूर एक मेज पर एक काले रंग के कपड़े पहने हुए एक लड़का बैठा हुआ था। वामाक्षी मयंक वाली कुर्सी के एकदम उल्टी दिशा वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और फिर अपने चेहरे पर लगाए हुए दुपट्टे निकालने लगी। अपना चेहरा खोलने के बाद वामाक्षी ने कहा, ये ऐसा दुपट्टा बांधने की वजह से मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे ऐसे एक बार में देखकर ही पहचान जाओगे। मयंक बिना कुछ बोले वामाक्षी को देख रहा था। मयंक को पता नहीं क्यों पर वामाक्षी आज बहुत ही अपनी सी लग रही थी। हालांकि अभी उसे वामाक्षी की बात का जवाब देना था, तो उसने सीधे शब्दों में कहा, मैं लोगों के चलने के तरीके से जान लेता हूँ कि कौन आ रहा है, इसलिए इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपना चेहरा बांध कर रखो या छुपाकर। मयंक वामाक्षी के कपड़े और उसका हुलिया देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर आसपास के लोगों को देखकर वामाक्षी से हंसते हुए बोला, वाह, दुर्गेश्वरी देवी जी की पोती तो बहुत ही सावधानी बरत कर आई है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे इतने सारे लोगों के बीच मुझसे मिलने की? आपको इस बात का डर नहीं लगता कि कहीं इस दुकान पर आए लोग आपको लेकर बातें ना बनाने लगे? डर नहीं लगता आपको किसी बात का? ये कहकर मयंक मुस्कुराने लगा। वामाक्षी जानती थी कि ये चाय की जो छोटी सी सुंदर दुकान है, ये खुद मयंक की है और इसलिए मयंक ने इस जगह को चुना था उस दिन मिलने के लिए, और इसलिए उस दिन वामाक्षी इस जगह के लिए राजी भी हुई थी। हालांकि उसने मयंक को कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो भी जगह चुनी है उसे कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा और मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। मयंक वामाक्षी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर सोच रहा था, मुझ पर ऐसे आंख बंद करके ये भरोसा करने लगी है, ये तो काफी अजीब है। मयंक अपने मन की बात किसी भी तरह अपने चेहरे पर नहीं आने देता था, इसलिए उसके ख्याल और उसके चेहरे के भाव एकदम अलग अलग होते थे। वामाक्षी की बात सुनकर उसने बात को कुछ आगे बढ़ाया। मयंक ने कहा, तो फिर कैसा रहा आज का सारा किस्सा? मयंक का सवाल सुनकर वामाक्षी आज का दिन याद करके बोली, मैं आज नव्या को अपने साथ लेकर गई थी, ये कहकर कि हम लोग आज गोल बाजार घूमेंगे, और दुकान से निकलने के बाद तुमने जो भी भीड़ वहां इकट्ठा की थी उससे वो बुरी तरह से घबरा गई थी। कुछ पल को तो उसका उसके मन के ऊपर से नियंत्रण ही नहीं था। हो ना हो नव्या जरूर कुछ तो जानती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और है और वो नव्या को एक छोटे प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वामाक्षी की बात सुनकर मयंक हैरान हो गया। क्या सचमुच इस घटना के पीछे वामाक्षी के ही परिवार का हाथ था? फिर प्रियांक क्यों और कैसे गायब हो गया? क्या वामाक्षी छिपकर अपने घर वापस जा पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए।